नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से पत्रकार जी का हम स्वागत करेंगे, क्योंकि देखिए विश्लेषण बहुत जरूरी है। अंतिम चरण का मतदान बचा हुआ है, 6 चरणों पर जनता ने दे दिया वोट। पत्रकार जी, क्या लगता है कितनी तैयारी 7वें चरण के लिए? क्योंकि देखिए निगाहें तो 5वें चरण के बाद से टिकी हुई थी। अब विपक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पर 6ठे चरण के मतदान के बाद आंकड़ा बदला और विपक्ष की जीत हो रही है। लेकिन बताइए, 7वें चरण में बंगाल में वोटिंग होनी है और उत्तर प्रदेश की सीटों पर वोटिंग होनी है। यहां क्या लगता है आपको? क्योंकि दिल्ली की सत्ता तो देखिए उत्तर प्रदेश से ही निकलेगी, तो चुनावी विश्लेषण में आज आपके पक्ष में क्या बातें रहेंगी? 7वें चरण में कितना ज्यादा किसको फायदा मिलने वाला है? और जरा दर्शक को यह भी बताइएगा कि इन सीटों पर पिछले बार कैसा प्रदर्शन इन पार्टियों का रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, अब जिस चरण का चुनाव होने जा रहा है, आखिरी चरण का, तो आपको क्लियर कर दें कि आखिरी चरण में जो है यूपी की 13 लोकसभा सीटें हैं। जो 13 लोकसभा सीटें, इन सब में टोटल बीजेपी है। ये पूर्वांचल की है, पूर्वांचल में टोटल बीजेपी है। अब पूर्वांचल में विपक्ष की पोजीशन बता रहे हैं। पूर्वांचल में कांग्रेस टोटल नील थी, टोटल नील थी। कांग्रेस जहाँ पे थी अमेठी और रायबरेली में थे। अमेठी में कांग्रेस हार चुकी है और रायबरेली में भी बड़ी टफ पोजीशन रही है। रायबरेली की पब्लिक को एक चीज़ बुरा लगा अमेठी का, कि वहाँ ये कहना था उनका, प्रियंका गांधी में इंदिरा जी का अश्क है। पूरा देश इस बात को मानता, प्रियंका जी को इसलिए मानता कि इंदिरा गांधी की तस्वीर। मगर रायबरेली के लोगों का ये कहना था कि फिर फिरोज खान का भी अश्क राहुल गांधी में। अगर ये बात कही जाती तो रायबरेली और अमेठी की जनता कांग्रेस को दोबारा, मगर इन्होंने कहीं नहीं कहा फिरोज गांधी का, न फिरोज गांधी के कब्र पे गए लोग। ये एक असर पड़ा, तो कांग्रेस की 2 सीटें थी, वहाँ से बिल्कुल पतन हो गया और पूर्वांचल में कांग्रेस बिल्कुल जीरो है। अब आप आइए सपा का। हकीकत में सपा फाइट कर रही है। पूर्वांचल में क्या था कि चुनाव जो होता था बाहुबलियों के हाथ में था। अब बाहुबली जो है सबसे ज़्यादा मुख्तार अंसारी था। अतीक की भी वहाँ चलती थी, वो भी हो गए। दूसरा सिवान से जो थे शहाबुद्दीन, उनकी भी पूर्वांचल में चलती थी। शहाबुद्दीन का पतन हो गया, शहाबुद्दीन बिल्कुल चले गए इस दुनिया से। शहाबुद्दीन की वाइफ वगैरह का जो रोल रहा वो पता चलता है कि बीजेपी के प्रो सपोर्ट में। मुख्तार अंसारी की अब वो पोजीशन नहीं रही, लोग उनके साथ नहीं है। अब आपको हम क्लियर कर दें होता क्या इस चुनाव में, कि पूर्वांचल के जो थे कांग्रेस इंड हो गई। सपा के साथ जो एक मेन बात आ गई, जो इनके वोट बैंक थे, इनके बाहुबली थे, वो सब इस समय निकल नहीं रहे। पहले बाहुबलियों का ये पोजीशन था कि बाहुबली इलेक्शन के समय निकलते थे। अब बाहुबली कह रहे हैं कोई तीरथ गया, कोई कहीं गया, कोई बाहर गया, कोई सऊदी गया, कोई कहीं, इस तरह बाहुबली निकल नहीं रहा। दूसरी आपको बताना है, जैसे धनंजय सिंह वगैरह बीजेपी के जितने वो लोग हैं, वो सब हैं। इसके अलावा बीजेपी के राम मंदिर का बहुत बड़ा इशू, ये जो क्षेत्र है ये दो लोगों का, एक गोरखपुर का, उनका योगी का और मोदी का। लास्ट में होता क्या है, जब इलेक्शन होता है तो बड़े लीडर थक जाते हैं। बीजेपी में लीडरों की कमी नहीं है, इनके पास काफ़ी बड़ा। कांग्रेस में 3 ही लीडर हैं, सोनिया, प्रियंका, राहुल। सोनिया जी और प्रियंका जी दिल्ली में निकली नहीं, उसका बहुत बड़ा असर हुआ कि दिल्ली में क्या हुआ, कांग्रेस का उनका एक दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। अब यूपी की जो 13 बीजेपी क्या करती है कि लास्ट में ये थकती नहीं, चूँकि इनके पास लीडर हैं और इनका पूरा सिस्टम, इनका बीजेपी के सभी लोग लास्ट में वहाँ जाके पड़ाव डाल देते हैं। मोदी जी लास्ट में कहाँ पड़ाव डालते हैं? वहाँ पर गोरखपुर और बनारस। योगी जी डाल देते हैं। तो इतनी बड़ी ताकतें जब 2 बैठ जाती वहाँ पे, तो ये कमज़ोर पड़ जाता विपक्ष। तब तक क्या होता, लास्ट वाले उस पे विपक्ष भी थक जाता है, गला बैठ जाता, थक जाता है। अब देखिए तेजस्वी यादव व्हील चेयर पे आ गए। हाँ, व्हील चेयर पे आ गए। ये एक कटु सच है। बीजेपी वालों को इस मामले में मोदी का स्टेमिना है, योगी का स्टेमिना। दूसरा ये इनका गढ़ है। और सबसे ज़्यादा अगर विकास यूपी में हुआ है तो मानिए बनारस का और गोरखपुर का। अब बनारस में अगर आप आसमान में देखेंगे तो आपको शाम को जहाज बहुत दिखाई देंगे, पहले ये संभव नहीं। यही पोजीशन गोरखपुर की है। बनारस में आपको ताले नेपाल का भी आदमी मिलेगा, पूरे देश का इस समय आदमी बनारस में।
तो यूपी में इनको क्लियर कट स्वीप है। अब आया पंजाब। पंजाब में बीजेपी सबसे पीछे थी। बीजेपी हकीकत है कई जगह पे नहीं जीती, मगर वहाँ क्या करती, लोगों को प्लांट कर लेती, दूसरे दलों ले ले। अब जाखड़ जी के लड़के को लिया गया, उसकी बहुत अच्छी फाइट चल रही है। दूसरी बात आपको बताना है, बीजेपी वहाँ पे कई सीटों में अच्छी पोजीशन में जा रही है। वह ये है कि आपका और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। इस बीच में आगे की जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ, आप पार्टी 5 तारीख के बाद टूट जाएगी। खासतौर से पंजाब में मान को ये हटाना चाह रहे हैं, चूंकि इनका घरेलू मेंबर है राघव चड्ढा को बनाना चाह रहे हैं और सरकार तोड़ने के उस पे है, मतलब मान को हटा करके चड्ढा को, और चड्ढा के बाद में अभिषेक मनु सिंघवी को ये बना देंगे राज्यसभा सदस्य। तो वहाँ क्या हुआ है कि आपका टूटना और कांग्रेस का अलग होना, एक दूसरे को हराने में लगे, उधर शिरोमणि अकाली दल उन सब का, इससे बीजेपी अच्छी पोजीशन, बीजेपी 4 सीटें निकालने की स्थिति में है, 4 सीटें निकालने। वहाँ कांग्रेस डाउन हो रही है और आप पार्टी की स्थिति ठीक है। आप पार्टी के अगर सांसद जीतता है और कांग्रेस का हारता है तो बहुत, मान लीजिए कांग्रेस को उसमें 9 या 10 सीटें थी। अब अगर कांग्रेस की अगर वहाँ 13 सीटें हो जाएंगी तो बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी। मान लीजिए कांग्रेस के 40 MLA हुए तो 13 मतलब 53 हो गए। 53 हो सकता है कहीं पे बहुत बैलेंसिंग हो, परंतु जब ये 13 कम हो जाएंगे तो बीजेपी का फायदा है। चूँकि इसके बाद क्या होगा, आप में टूटन होगी राज्यसभा में, कुछ लोग क्लियर कर, तो आप में बीजेपी जो है, बीजेपी और कांग्रेस के अगेंस्ट के दल हावी होंगे। अब हिमाचल की 4 सीटें, हिमाचल में कंगना, आपको बताना है कंगना खुद इतनी एक्टिव हैं और राजनीतिक रूप से इतने होशियार, इतनी चालाक है, कैसे वोट को टैकल करना है, कैसे कहाँ क्या बात माननी। इस मामले में हिमाचल में अगर सबसे एक्टिव, सबसे टेक्निकल चुनाव लड़ रही है तो कंगना लड़ रही है। यही वजह है कि रानी साहिबा का परिवार वहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा। तो हिमाचल की 4 सीटें हमेशा जीते हैं, फिर जीतेंगे। मिड चुनाव में वीरभद्र जी की वाइफ जीती थी मिड चुनाव में, तो हिमाचल इनका क्लियर। अब आया बिहार की 4 सीटें। बिहार की 4 सीटों की मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर भी ये मजबूत नहीं है। वहाँ पे इस समय नीतीश कुमार, बीजेपी का इतना बड़ा गठबंधन है। अच्छा, पूरे देश में हकीकत है छठे चरण में बीजेपी की 300 पार हो गई थी। मतलब ये बात बहुमत का आंकड़ा पार हो, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये योगेंद्र यादव जी ने कहा है। योगेंद्र यादव बहुत अच्छे समीक्षक हैं। प्रशांत किशोर जी ने कहा, विदेश के कई उन्होंने। दूसरी बात जो कांग्रेस की भी बनी है, तो कांग्रेस ने भी यही कहा है। आपको बताना है 24 को केजरीवाल जी ने एक मीटिंग की, उसमें कहा कि देखिए ऐसा बीजेपी को बना रहे तो हमारे आदमी को आप जिता दो, आपके आदमी को हम जिता दें दिल्ली में। मगर केजरीवाल कहता है किसी तरह हम अपने 4 सांसद जिता लें, मगर उसमें वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो जो गठबंधन था, इंडी गठबंधन, ये टूट गया। ये सबसे बुरी तरीके जो टूटा है। आपको बताना है 25 तारीख को 5 बजे कांग्रेस और आपका गठबंधन बिल्कुल तलाक की पोजीशन हो गई। अच्छा, अब बंगाल की बताना है। बंगाल में चूंकि वहाँ पे पुलिस का और शासन का, गुंडों का, उन्होंने बीजेपी वालों या उनसे वो किया, बीजेपी वालों ने जबरदस्त मुकाबला किया। वहाँ पे ये है हर जगह वो अगर एक का जवाब एक से दे रहे हैं। पहले 10 हाथ मारते थे वो टीएमसी वाले और 1 हाथ ये मारा। अब ये पोजीशन है कि 10 हाथ वो मारते तो 8 ये मारते। आज की पोजीशन अगर 10 टीएमसी मारती हाथ तो 10 वो मारते। अब पोजीशन हो गई 10 अगर उन्होंने हाथ मारे तो वो 12 मारने लगे। ठीक है। बंगाल की जो लास्ट की 4 सीटें हैं, ये हम आपको बताना है बड़ी बुरी तरीके से टीएमसी की स्थिति खराब हो रही, चूँकि वहाँ के कार्यकर्ता लेडीज निकल के आ गई। 57 सीटों का 8 राज्यों में चुनाव हुआ, 9004 लोग इस पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल 30 तारीख को ये चुनाव सब प्रचार रुक जाएगा। अब क्या हुआ है, बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ी बात एक देखी गई पूरे देश में, जितना बैकवर्ड तबका है ये बीजेपी में चला गया है। यादव जो है वो यूपी और बिहार में अभी भी आपको बताएं राजद और सपा के साथ है, कटु सच। बिल्कुल सही। मगर अब जो यादव है वो 75% रह गया दोनों राज्यों में। जो माई समीकरण था ये टूट गया है। ये एक बात यूपी में, यही जो पोजीशन बिहार में हुई है। तो दूसरी बात ये 25% जो यादव है
वो अब बीजेपी की ओर मुड़ गया। बंगाल में स्थित दूसरी है घोष वगैरह सब यादव, तो वहाँ यादव आपको बताना है सवर्ण बीजेपी में नहीं है, टोटल दलित वहाँ बीजेपी में, टोटल दलित बंगाल एक ऐसा राज्य। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियाँ लग रही हैं उससे लगता है कि जो 57 सीटों हैं 57 में निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 सीटों में बीजेपी बहुत मजबूत और आगे लगे, उनके साथ जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, मतलब वो उनके उसमें उस हिसाब से 57 की 57 सीटों में बीजेपी मजबूती से फाइट और मजबूत रूप में इन दलों से मजबूत रूप में, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें इनको 2/3 सीटें आराम से निकाल ली जाए। ये जो पारी लास्ट की है ये टोटल बीजेपी की है। देखिए, तो पारी लास्ट की है, बीजेपी की है, ऐसा पत्रकार जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी सीट, सबसे हॉट सीट वाराणसी की है, जहां से प्रधानमंत्री सांसद हैं और लगातार इस बार कहा जा रहा है कि तीसरी बार बहुमत से वहां पर जनता प्रधानमंत्री को लाख वोटों से जिताने वाली है। चुनावी माहौल है और वैसे भी अंतिम चरण में सबकी निगाहें क्या होगा वाराणसी सीट का, क्या होगा पश्चिम बंगाल का, बिहार का, क्योंकि अब यहां पर बीजेपी ने जीत का दावा कर दिया है। और वैसे भी आपको बता दें, एक चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है कि 4 जून के बाद केजरीवाल जो है 2 जून को पहले तो जेल जाएंगे और 4 जून के बाद राहुल बाबा यानी राहुल गांधी बैंकॉक छुट्टियों पर जाएंगे। पत्रकार जी मैं सही कर रही हूं, उन्होंने कहा कि बैंकॉक जाएंगे, घूमने जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो हारने वाले हैं। बता दूं आपको, बहुत एक क्लियर कट बता दूं, बहुत से लीडर जो हैं वो 5 को 4 को भागे, लुकआउट नोटिस कर देनी चाहिए। एक दिल्ली का लीडर है वो हो सकता है एक ही को भाग ले। आपको बताएं, इसमें ध्यान देना होगा, तमाम लीडर बाहर जा रहे हैं ऐसा घूमने के लिए, ठीक है, नहीं जा रहे, वो जान गए हैं कि हमारा यहाँ पे बोरा बिस्तरा सिमट गया है, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा ये है, इसलिए लुकआउट नोटिस होनी चाहिए। जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे वो आप समझिए उनकी पोजीशन भागने की हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया एक एक पैसा वसूल लूंगा। मोदी ने अभी तमाम बयान भी दिया है और कहा है प्रधानमंत्री ने कि जिसका खाया है उसको लौटाऊंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देखने वाली बात होगी 7वें चरण में किसका पलड़ा भारी होता है और आप सबके निगाहें यहां पर चुनावी रिजल्ट्स पर टिकी होंगी। जल्दी यहां पर एग्जिट पोल भी आप सबके सामने होगा और हम भी अपना एग्जिट पोल लेकर आप सबके सामने आएंगे। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।